हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी अंतरा का चैप्टर पद्माकर पढ़ेंगे। पद्माकर एक कवि हैं और इस पाठ में इनकी 3 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता की पहली लाइन है और है भांति कुंजन में गुंजरत। दूसरी कविता की पहली लाइन है गोकुल के कुल के गली के गोप। और तीसरी कविता की पहली लाइन है और है भौरन को गुंजन बिहार। पद्माकर जी ने अपनी पहली कविता में बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत के आने पर चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है और प्रकृति में जो परिवर्तन होने लगते हैं, कवि ने उसी परिवर्तन के बारे में बताया है। अपनी दूसरी कविता में कवि ने गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन किया है और तीसरी कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें भौरों का गुंजन, मोरों का नाचना और शोर मचाना, सावन में झूलों को देखना और बादलों के बरसने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कविता का अर्थ। इस कविता में कवि बसंत ऋतु की सुंदरता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। पद्माकर जी कहते हैं कि वसंत ऋतु के आते ही भौरों के समूह का झाड़ियों में घूमना कुछ अलग ही प्रकार का होता है और इस ऋतु में आम की डालियों में जो बौर आती हैं वो अलग ही लगती हैं। वसंत ऋतु में कई तरह के फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि इस मौसम में जो नवयुवक घूमते हुए नजर आते हैं उनमें अलग ही सुंदर छवि दिखाई देती है, यानी वो बहुत ही आकर्षित नजर आते हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि ये मौसम कुछ इस प्रकार का होता है कि चारों ओर हरा भरा और रंग बिरंगे फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हर किसी का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ मन में नया करने की एक उमंग पैदा होती है। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की सुंदरता को देखकर भी मन आकर्षित हो जाता है। कवि कहते हैं कि अभी ऋतुराज यानी बसंत को आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी प्रकृति में एक अलग ही आवाज सुनाई दे रही है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि इस मौसम में रंग बिरंगे फूलों को देखकर चिड़िया चहचहाने लगती है या नए नए जो फल आने लगते हैं उन्हें देखकर पक्षी खुश होते हैं, आपस में चहचहाते हैं, जिससे प्रकृति में एक अलग ही आवाज गूंजने लगती है और ये आवाज कानों को बहुत अच्छी भी लगती है। कवि के अनुसार इस ऋतु के आने से एक अलग ही रस, रंग और राग और अलग ही रीति प्रकृति में नजर आने लगी है। यानी प्रकृति के रंग बिरंगे फूलों से जो एक माहौल बन गया है, रंगीन माहौल बन गया है, और चिड़ियों के चहचहाने से जो एक प्रकृति में मधुरता आ गई है, उसी के बारे में कवि बात कर रहे हैं। इस ऋतु के आने से शरीर में एक अलग ही जोश आ जाता है। जब प्रकृति में सब कुछ नया लगने लगता है, एक अलग ही एहसास होता है, तो खुद को भी कुछ नया करने की एक उत्तेजना जागृत होती है। यानी इस मौसम में खुद को भी कुछ नया करने का, नया सीखने का मन करता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी कविता का अर्थ। इस कविता में कवि एक तरफ होली के रंग की तो दूसरी तरफ गोपी के प्रेम के रंग की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि गोकुल गांव के गोपियों की गलियों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके कहने का ये मतलब है कि वहां के होली के उत्सव का कोई क्या ही वर्णन कर सकता है। चारों ओर होली का माहौल है और सभी होली के रंग में डूबे हुए हैं। कवि कहते हैं कि वहां सभी लोग अपने आसपास, आस पड़ोस में, घर के पीछे या एक दूसरे के घर तक जो है एक दूसरे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। होली के रंग में वो सभी इस प्रकार डूबे हुए हैं कि कोई भी किसी के गुण दोष को नहीं पहचानता, कौन कैसा है कोई नहीं जानता। ऐसे ही कवि एक गोपी की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से होली के रंग में भीगी हुई है। वो अपने भीगे हुए कपड़ों को बहुत ही निचोड़ने का प्रयास करती है, निचोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका इसे निचोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण द्वारा डाले गए रंग से भीगी हुई है और गोपियां जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। इस वक्त ये रंग जो है वो उन्हें साधारण रंग नहीं बल्कि प्रेम का रंग दिखाई दे रहा है। श्याम के यानी कृष्ण के प्रेम का रंग, जिसमें गोपियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं और इस रंग को वो खुद से अलग नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि ये रंग उनके शरीर से या उनके कपड़ों से निकले। कृष्ण के इस अनन्य प्रेम में खो जाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार के लोक लाज की परवाह नहीं है
और वो कृष्ण प्रेम में ही डूबे रहना चाहती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं तीसरी और आखिरी कविता। इस कविता में कवि वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर बाग बागीचों में जब भौरे गुंजन करने लगते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मल्हार यानी कोई गीत गाने वाला सुंदर गीत गा रहा है। पद्माकर जी कहते हैं कि सावन का जो मौसम है वो प्रेमियों का मौसम है। इस मौसम में जब प्राणों से प्यारी प्रेयसी यानी किसी की प्रेमिका जब रूठ जाती है और प्रेमी उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है तो ये प्रेमी को बहुत अच्छा लगता है। इस मौसम में बारिश आने से पहले ही मोर शोर मचाने लगते हैं और जैसे ही बारिश होती है सभी मोर मिलकर नाचने लगते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे मौसम में आंखों के सामने झूले की छवि आने लगती है यानी झूला दिखाई देने लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। इस मौसम में सिर्फ बारिश की ही नहीं बल्कि इसके साथ प्रेम स्नेह की भी बारिश होती है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जब लंबे समय की गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है तो इसमें भीगने से तन मन बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। मौसम को देखकर आंखों की और बारिश से शरीर की तपन मिट जाती है, इसीलिए ये मौसम बहुत ही सुहावना लगता है। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के तीनों कविताओं के अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।